हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, आज हम करने वाले हैं फेमा का सेकंड क्लास। कहीं ना कहीं ये क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों ना इस क्लास में हम पीछे वाला चीज़ है ना रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्योंकि पीछे चीज़ हमने पी आर आई पढ़ा, क्या था क्या नहीं था उसको डील आउट करते हैं। एक मैं ICI स्टडी मेट का ही ना मैं एक डायग्राम लूंगा, चार्ट लूंगा। डायग्राम नहीं, इसको चार्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो सर, ये चार्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यही चार्ट है। अगर इस चार्ट को आपने अच्छे से डील आउट किया तो चीजें सब कुछ है ना क्लियर हो सकती है। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो ठीक है, ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं भी बता रहा हूँ, इस चार्ट के रिगार्डिंग 2-3 MCQ मैंने आपके ICI MCQ के सिनेरियोज में देखे थे। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, कहीं ना कहीं पूरा ओवरव्यू आपका गो थ्रू ठीक कर देगा ये चार्ट। चलो सर, सबसे पहले इस चार्ट रिगार्डिंग सर देखो, ये मैं चार्ट को दो टाइप से पढ़ूंगा। सबसे पहले समझो हमने क्या पढ़ा था, कौन PRO होता है, कौन PRI होता है, उसके रिगार्डिंग हमने देखा था। अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहा है। इस चार्ट के रिगार्डिंग क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड डिड ही डिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। तो इसको हम ऐसे लेके चलेंगे। एक सेकेंड, नहीं डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, टेंशन मत लो। अरे खुल जा भाई। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब अभी जो जस्ट प्रीवियस ईयर गया, क्या वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा था। अगर ज्यादा था तो सर PRI। यस, तो पहला केस देखते हैं, जब यस वाला केस है। पहला केस हमारा ये यस वाला केस। यस, ये आपको प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा था। अब ये क्या पूछ रहा है, सुनो, क्या वो बाहर गया था, डिड ही गो आउट और स्टे आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर। अगर मैं बोलूं नो, वो बाहर नहीं गया था, वो इंडिया में ही था, मतलब इसको मैं ऐसे बोलूं इस केस को, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मोर देन 182 डेज था। जो मैं आपको ट्रिक बताया कि 183 डेज कपिल देव की हाईएस्ट स्कोर, धोनी का हाईएस्ट स्कोर। तो 183 डेज अगर कोई हैगा या कोई होगा प्रीवियस ईयर में तो वो सेटिस्फाइड कर रहा है। बट याद रखना, करंट ईयर में वो इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, तीन पर्पस के लिए, बिजनेस, वोकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, या ऐसे आप कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो। तो ये पूछ रहा है, क्या प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा था। यस, 182 डेज से ज्यादा था। क्या वो करंट ईयर बाहर गया था। तो यस, वो बाहर गया था। तो क्या वो तीन पर्पस के लिए गया था। अगर हाँ तो सर वो PROI, क्योंकि जिस दिन से ये बाहर गया ना भैया, भले प्रीवियस 183 डेज क्यों ना हो, आप उस दिन से PROI कहलाओगे। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप पिछले साल हो, नहीं, पहले आप पिछले साल हो तो यस आप PRI हो। बट याद रखना, करंट ईयर में मान लो कि अगर 1 अप्रैल से 30 मई तक आप इंडिया में ही थे, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी PRI हो क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में 183 डेज थे आप। बट 1 जून को आप इंडिया से बाहर गए, क्यों गए, बिजनेस के लिए गए। तीन पर्पस, ये तीन पर्पस, बिजनेस, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट वाला चीज आपको याद आ रहा होगा, ये अनसर्टेन पीरियड के लिए याद आ रहा होगा। तो अगर वहां पे आप हो, तीन पर्पस के लिए गए इंडिया से बाहर, तो भैया उस दिन से आप क्या हो जाओगे, PROI। अब दूसरा लेके चलते हैं, आप प्रीवियस ईयर 182 डेज से ज्यादा हो, मतलब 183 डेज हो, ठीक है। यस, क्या आप बाहर गए थे इंडिया से। यस, क्या वो तीन पर्पस के लिए था। यस, यस तो PROI। अगर वो तीन पर्पस के लिए नहीं था, मतलब बिजनेस के लिए नहीं गए, आप वोकेशन नहीं गए, आप अनसर्टेन पीरियड नहीं गए, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गए, तो भैया घूमने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो तो क्या PROI हो जाओगे, नहीं। तो अगर ये तीन पर्पस नहीं था तो भैया PRI रहोगे। सर तीसरा केस, क्या आप पिछले साल 182 दिन से ज्यादा थे। यस, क्या आप बाहर गए थे, नहीं, तो बाहर नहीं गए मतलब इंडिया में ही हो गए, इंडिया में हो गए तो भैया आप PRI कहलाओगे। करेक्ट, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, प्रीवियस ईयर 182 डेज से ज्यादा है। करंट ईयर में चेक करो, क्या आप करंट ईयर में बाहर गए हो। यस गए हो, तो क्या वो तीन पर्पस है। अगर वो तीन पर्पस है तो आप PROI कहलाओगे। अगर वो तीन पर्पस नहीं है तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाओगे। अब बात आता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्या आप 182 डेज से ज्यादा थे, नहीं थे, तो क्या आप PROI हो जाओगे। सुन लो, क्या वो बंदा इंडिया आया था। यस, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर भले 182 डेज से कम था। मान लो मिस्टर रॉबर्ट 1920 में, प्रीवियस ईयर 1920 में 165 डेज इंडिया आए, ठीक है। तो 20-21 में मिस्टर रॉबर्ट का स्टेटस क्या होगा भाई, 182 डेज से 183 डेज नहीं हुआ तो 20-21 में क्या हो जाएंगे, ये PROI हो जाएंगे। बट 20-21 में है ना, ये 1 जून को जो थे ना वो इंडिया आए थे। यस, डिड ही कम टू और स्टे इन इंडिया। यस, वो इंडिया आए थे। यस,
क्या वो 3 पर्पस के लिए आए थे? जो वहां पे 3 पर्पस था, यस, वो बिजनेस करने आए थे इंडिया में, यस। तो भैया इस दिन से ये PRI कहलाओगे। तो कहीं ना कहीं जस्ट उल्टा है। अगर आप इंडिया में भले प्रीवियस ईयर 182 डेज से ज्यादा हो, बट आप इंडिया से बाहर जा रहे हो बिजनेस, वोकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो भैया उस दिन से बोलना, पूरे फाइनेंशियल नहीं, उस दिन से आप PROI कहलाओगे। जस्ट उल्टा, आप भले PROI थे, बट अब इंडिया में आए वो 3 पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, अनसर्टेन पीरियड, तो भैया उस दिन से आप PRI कहलाओगे। ठीक है। अब बोला क्या वो इंडिया में आया? नहीं आया, नहीं आया तो भैया वो PROI होगा। सेकंड क्या है, वो इंडिया में आया, क्या वो 3 पर्पस था? नहीं, तब भी वो PROI होगा। तो क्रक्स क्या है, प्रीवियस ईयर 182 दिन से ज्यादा, तो यस वो PRI होगा। बट याद रखना करंट ईयर में ये चेक करना कि सपोज मान लो 9 महीने तो वो इंडिया में था, ठीक है, पर लास्ट के 3 महीने वो इंडिया से बाहर चला गया, बाहर चले गए, बाहर इसलिए गए घूमने के लिए, तब भी ये करंट ईयर में ये PRI कहलाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इन्होंने 182 दिन से ज्यादा थे, बट वो 3 महीने गए इंडिया से बाहर, ये बिजनेस करने गए, तो भैया ये 3 महीने थे ना, ये PROI कहलाओगे, क्योंकि इंडिया से बाहर गए वो 3 पर्पस के लिए। तो जब आप 3 पर्पस के लिए बाहर जाते हो ना, यस बोला, तो आप PROI कहलाते हो। सपोज उल्टा मिस्टर रॉबर्ट बाहर के थे, वो उन्होंने प्रीवियस साल इंडिया में 165 दिन थे, लेस देन 183 डेज था, अब कहीं ना कहीं वो PROI हो गए, बट वो इंडिया आए बिजनेस करने के लिए। तो भैया इंडिया आ रहे हो 3 पर्पस के लिए, इंडिया जा रहे हो 3 पर्पस के लिए, अगर वो इंडिया 3 पर्पस के लिए आ रहे हो ना, इंडिया आ रहे हो 3 पर्पस के लिए, तो आप PRI कहलाओगे। इंडिया से बाहर जा रहे हो 3 पर्पस के लिए, तो आप PROI कहलाओगे। सिंपल सी क्रक्स फंडा यही है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये चार्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। 182 दिन देखना है, देखो 182 दिन का क्राइटेरिया, 183 दिन का क्राइटेरिया होगा। सपोज मान लो 90-20 में ये बंदा 185 डेज था, पूरा एग्जांपल क्लियर लेते हैं, सुनो। 90-20 में कोई बंदा 185 डेज था, तो क्या 20-21 में उसका स्टेटस क्या होगा? सर 20-21 में उसका स्टेटस PRI होगा। क्यों? क्योंकि वो 185 दिन था, ठीक है। बट 20-21 में पूरा साल PRI ऐसा नहीं हो सकता। सपोज मान लो 20-21 1 अप्रैल, एक सेकेंड, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो सर मान लो कि 31 दिसंबर तक तो वो PRI है, क्योंकि वो 185 दिन था, बट 1 जनवरी को इस बंदे का ना दिमाग घूम गया, वो चला गया हांगकांग। क्यों गया? वो 3 पर्पस के लिए। तो भैया 1 जनवरी से ना ये बंदा PROI कहलाएगा, क्योंकि ये 3 पर्पस के लिए गया ना, फिर स्टेटस चेंज हो जाएगा 1 जनवरी से। तो कहीं ना कहीं 9 मंथ्स PRI एंड 3 मंथ्स PROI। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को डील आउट करते हैं। इफ ए पर्सन रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग फाइनेंशियल 18-19, सुनो क्या बोल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में ये कितने दिन था? एक सेकेंड, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कितने दिन था? मोर देन 182 डेज, तो मैं वो बोल लूँ कि 185 डेज, ठीक है। कोई भी मान लो, मोर देन 182 डेज मतलब 185 डेज, 183 डेज होना चाहिए, 185 डेज है, ठीक है, 18-19 में। देन फॉर द फाइनेंशियल 90-20, देन फॉर द फाइनेंशियल 90-20 द पर्सन विल बी एन इंडियन रेसिडेंट। अब 90-20 देखने के लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। क्या प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा था? यस सर, 185 दिन था। तो 90-20 में इसका स्टेटस क्या हो जाएगा? PRI होगा, ठीक है। फॉर 18-19 वन विल हैव टू कंसीडर रेसिडेंट ड्यूरिंग इतना, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सुनो, पर्सन रिसाइडिंग 182 दिन जानता है, 18-19 में क्या आता है? 182 दिन से ज्यादा था। देन फॉर द फाइनेंशियल 90-20 19-20 में क्या हो जाएगा? ये पर्सन इंडियन रेसिडेंट होगा, वही PRI होगा। अगर आपको कोई पूछे कि 18-19 में क्या होगा, तो भैया 18-19 देखने का हमें 17-18 देखना पड़ेगा। अगर 17-18 में 183 दिन का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो भैया 18-19 में भी PRI होगा, वही चीज बोल रहा है। फॉर 18-19 देखने के लिए वन विल हैव टू कंसीडर रेसिडेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल 17-18 चेक करना पड़ेगा 18-19 के रेसिडेंसी चेक करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में चलते हैं, एक एग्जाम्पल भी डील आउट करते हैं, स्टडी मैट की करेंगे, क्यों दिमाग लगा ज्यादा। चलो, मिस्टर एक्स हैज रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 19-20। एक्स था 19-20 में रेसिडेंट था, परफेक्ट। एक्स हैड रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अच्छा एक्स हैड रिसाइडेड, सॉरी रेसिडेंट नहीं, रिसाइडेड है, मतलब रुका है, ठीक है। एक्स हैज रिसाइडिंग 19-20 में कितने दिन रुका है?
लेस देन 182 डेज। ठीक है, ही हैड कम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को इंडिया आया। ठीक है, फॉर कैरिंग अ बिजनेस। क्यों आया? बिजनेस करने के लिए। मतलब था तो देखो 19-20 में ये 182 दिन से कम था, तो 20-21 में पूछूं, ये साल में 20-21 में पूछूं, तो अगर नॉर्मली देखोगे 20-21 में तो ये PROI होगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस से 182 दिन से कम था, बट ये 1 अप्रैल को ही इंडिया आया। क्यों आया? सुनो, फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस, बिजनेस करने के लिए। ठीक है, ही इंटेंडेड टू लीव द बिजनेस ऑन 30 अप्रैल 2021। अभी सोचा ना अगले साल लीव करेंगे। कब लीव करेगा? 30 अप्रैल 2021। ठीक है, he intend to leave business on 30 अप्रैल and leave India, and India लीव कर गया कब? 30 जून 2021। सुनते जाओ। ठीक है, यहां तक ठीक है। डिटरमाइन द सिलेंडर स्टेटस फॉर द फाइनेंशियल 20-21 एंड 21-22। सुनो, सिंपल पूछ रहा है कि भैया 20-21 में क्या था। सर सबसे पहले 20-21 जाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? 19-20। 19-20 में क्या हुआ था? 19-20 में ये लेस देन 182 डेज था, तो कहीं ना कहीं ये क्या था? PROI था। बट सर सुनो, 20-21 चेक करने के लिए आपको करंट ईयर में देखना पड़ेगा। क्या करंट ईयर में क्या वो इंडिया में बिजनेस करने आया था? यस। देखो 1 अप्रैल 2020 मतलब 20-21 स्टार्टिंग में ही इंडिया आया बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने जैसे इंडिया आया 3 पर्पस के लिए। भले आप प्रीवियस ईयर में 182 दिन से कम थे, सॉरी 183 दिन से कम थे, आप फिर भी क्या कहलाओगे? PRI कहलाओगे, क्योंकि आप इंडिया में आए हो बिजनेस करने के लिए। ये कहीं ना कहीं 3 पर्पस में था। तो भले आप प्रीवियस ईयर 182 दिन से कम रुके हो, बट करेंट ईयर में आप बिजनेस करने आए हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाओगे? PRI हो जाओगे। तो 20-21 के लिए क्या हो गया? PRI होगा। सुनो, as Mr. X will be considered as person resident in India from 1 अप्रैल 2020। तो एज रिगार्ड्स फाइनेंशियल 20-21 के लिए आप क्या हो जाओगे? PRI हो जाओगे। सर 21-22 के लिए क्या होगा? सुनो, 20-21 में आप बिजनेस करने आए इंडिया में, परफेक्ट, ठीक है। 30 अप्रैल 2021 को क्या हुआ? इंडिया छोड़ के चले गए। सुनो, तो कहीं ना कहीं 20-21 में आप बिजनेस करने आए तो पूरा साल बिजनेस किया होगा ना। बिजनेस किया तो पूरे साल, तो भैया वही 3 पर्पस अभी भी पूरे साल का है, क्योंकि 21-22 चेक करना तो हमें प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं इंडिया बिजनेस कर तो 182 डेज ज्यादा ही होगा आपको, कहीं ना कहीं लॉजिकली देखा जाए तो भैया 21-22 में भी क्या हो गया? मिस्टर एक्स कंटिन्यू टू बी एन इंडियन सिटीजन फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ठीक है, यहाँ थोड़ा लोचा है, बट ठीक है, क्योंकि अभी इसमें ये नहीं लिखा है कि भैया 21-22 में वो इंडिया लीव क्यों किया। अगर मैं बोलता हूँ 30 जून को वो इंडिया लीव इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है या बाहर बिजनेस जा रहा है, तो 21-22 में कहीं ना कहीं फिर उस टाइम से क्या हो जाता है? 30 जून से वो PRY होता है। बट इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, वही बोल रहा है कि इसमें वैसा कुछ लिखा नहीं है, आगे लाइन पढ़ लेना, यही चीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। चलो 3rd 4th 5th 4th दिखा देता हूँ। ठीक है, 5th आप खुद कर लोगे, 3rd 4th, ठीक है। 4th दिखा देता हूँ। टॉय लिमिटेड इज अ जापानीज कंपनी। टॉय लिमिटेड क्या है? जापानीज कंपनी। टॉय लिमिटेड क्या है? एक जापानीज कंपनी है। ठीक है, सुनते जाओ। हैविंग सेवरल बिजनेस ऑल यूनिट्स ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ऑल यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जापानीज कंपनी है। इट हैज अ रोबोटिक यूनिट विथ हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। अब इसका यूनिट कहाँ है? हेडक्वार्टर इन मुंबई। ठीक है, एंड हैज अ ब्रांच इन सिंगापुर। एंड एज अ ब्रांच, इसका ब्रांच क्या है? सिंगापुर में। ठीक है, सुनो, द हेडक्वार्टर इन मुंबई कंट्रोल द सिंगापुर ब्रांच ऑफ द रोबोटिक यूनिट। ठीक है, मुंबई का जो हेडक्वार्टर है ये इस सिंगापुर ब्रांच को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ये की पॉइंट्स है दोस्त, चीजों को कंट्रोल करना। मैंने बताया नहीं, कोई भी बिजनेस कनेक्शन। देखो अगर मैं नॉर्मली बोलूं ये ब्रांच क्या था, तो ब्रांच बाहर रेसिडेंट इनकॉर्पोरेट हुआ तो PROI। बट अगर इस PROI को नॉर्मली मैं बोलूं, इस PROI को, ये ब्रांच इंडिया वाला, तो इंडिया लिंक आ गया ना PRI। अगर ये PRI किसी PROI को कंट्रोल करता है तो भैया ये PROI भी PRI कहलाएगा। सुनो, ठीक है, तो हेडक्वार्टर्स मुंबई कंट्रोल द सिंगापुर ब्रांच फॉर द रोबोटिक यूनिट। व्हाट विद द रेजिडेंस स्टेटस ऑफ द रोबोटिक यूनिट इन मुंबई। भैया मुंबई की रोबोटिक यूनिट में क्या बोला? इंडिया का लिंक, कहीं भी लिंक है, इंडिया का ब्रांच है, बाहर वाला कंट्रोल कर रहा है, फिर भी PRI। या इंडिया का ब्रांच है, बाहर वाले को कंट्रोल कर रहा है, ये बाहर वाला भी PRI।
तो इंडिया में लिंक है ना कहीं, तो PRIE कहलाएगा। PRI से आप ज्यादा ऊपर नहीं आ सकते, PROI नहीं बोल सकते चीजों को, ठीक है, तो PRI कहलाओगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसको। तो यहां पे हमने देख लिया, तो टॉय लिमिटेड अ जापानीज कंपनी वुड बी ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। टॉय लिमिट थी, एक जापानीज कंपनी थी, वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया थी, ठीक है। द टर्म पर्सन अपियर्स टू रिफर, इतना दिखाओ, सुनो यहाँ देखो। सेक्शन 2 क्लॉज बी डिफाइन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, अंडर क्लॉज 3 देयर ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इतना सुनो, would include an office, branch or agency in India owned or controlled by person resident outside India. Robotic unit in Mumbai is owned or controlled by person resident outside India. एक सेकेंड, देखो, हाँ देखो यही बोला है, मुंबई की ब्रांच क्या होगी, पर्सन रेसिडेंट इंडिया होगी, और जो रोबोटिक यूनिट है मुंबई, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कहाँ कर रही है, सिंगापुर के ब्रांच को। किसी PROI को PRI कंट्रोल कर रहा है, तो सिंगापुर ब्रांच भी क्या हो जाएगी, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो ये भले बाहर के PROI है, बट इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा PRI। तो PRI अगर कंट्रोल कर रहा है, तो ये PROI भी क्या बन जाएगा, PRI बन जाएगा। सर इसको अगर उल्टा होता, तो इसको अगर ये कंट्रोल कर रहा होता, तो भैया ये तो हमेशा हमारा PRI रहने वाला है, ठीक है। तो मुंबई का ब्रांच हमेशा PRI रहेगा। चलो, ये हमारा PRI में बहुत चीजें देख ली, खुद दिमाग खुद से लगाओ। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे। ठीक है, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टारगेट ये है कि कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को खत्म करना। कहीं ना ये चीजें इजी है, बट थोड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। सर नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट? करेंट अकाउंट, ठीक है, एंड कैपिटल अकाउंट आराम से डिस्कस करते हैं इस पे, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस करेंट अकाउंट होते हैं एंड कैपिटल अकाउंट होते हैं, ठीक है। चलो सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या जानना पता है आपको, कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट अगर आप जान जाओगे ना, तो चीजें ना इजी गो थ्रू हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट इज अ गेम चेंजर। अगर कैपिटल अकाउंट समझ आ गया, तो करेंट अकाउंट आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। सुनो, चलो सर नाउ कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट समझने के लिए सुनो, इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो क्या डेफिनेशन है। कैपिटल अकाउंट मींस अ ट्रांजैक्शन which alters the assets or liabilities, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्टर्स मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। द एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटीजेंट लाइबिलिटीज आउटसाइड, ये की पॉइंट्स है आपका, ठीक है। सुनो, आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मैं पूरा समझाता हूं क्या है कैपिटल अकाउंट का लोचा, ठीक है। और एक सेकेंड, और एसेट्स और लाइबिलिटीज इन इंडिया ऑफ पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा समझा, पर डेफिनेशन लिख लो। ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सर क्या बोल रहा है, सर क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, मीन्स और ट्रांजैक्शंस, जो भी नॉर्मली आप ट्रांजैक्शंस करते हो। सपोज मान लो ये मैं इंडिया का, मैं कहाँ का,
मैं बैंगलोर का। मैंने एक जर्मनी में ट्रांजेक्शन्स किया। क्या ट्रांजेक्शन किया? मैंने एक बिल्डिंग परचेज किया। सुनो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या होता है पता है? इसको मैं प्यार से बोलता हूं, क्या होता है? बैलेंस शीट इफेक्ट। क्या बोलता हूं मैं? बैलेंस शीट इफेक्ट। मतलब सुनो, मीन्स आर ट्रांजेक्शंस विच चेंज या विच अल्टर द एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटीजेंट लाइबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब देखो, पर्सन रेसिडेंट इंडिया मतलब ये देखो, मैं साहिल मेहता, मैं कौन हूं? मैं पीआरआई हूं या पीआरओआई हूं? सर मैं पीआरआई हूं, मैं इंडिया में हूं पिछले साल और मैं कोई बाहर नहीं गया था कोई पर्पस के लिए, ठीक है? मैं क्या हूं? पीआरआई। तो ऑफ ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इसके साथ क्या हुआ है? इसने कोई ऐसे एसेट्स या लाइबिलिटीज क्रिएट कर दी। कहां पे? आउटसाइड इंडिया में। ऑफ ए पर्सन रेसिडेंट इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इंडिया की कोई एसेट्स और लाइबिलिटी क्रिएट हुई है कहां पे? आउटसाइड इंडिया। सर मैं पर्सन पीआरओआई, सॉरी पीआरआई, मैंने मुंबई में एक फ्लैट खरीदा। क्या ये मेरे लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है? सर नहीं। क्यों? क्योंकि मुंबई का फ्लैट है ना, है तो एसेट मेरे लिए, बिल्डिंग आ गया मेरे लिए। क्या मुंबई का फ्लैट मेरा ये आउटसाइड इंडिया था? सॉरी, ये आउटसाइड इंडिया था? सब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? किसी पीआरआई के लिए, किसी पीआरआई के लिए फॉरेन में, सिंपल बताऊं, फॉरेन में एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट होना। ठीक है, सिंपल, किसी पीआरआई के लिए फॉरेन में एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट होना। सर दूसरा और क्या होता है? सर किसी फॉरेनर के लिए, उल्टा बोल देता हूं, दो चीज है। किसी फॉरेनर के लिए इंडिया में एसेट या लाइबिलिटी, जो बैलेंस शीट वाले एसेट लाइबिलिटी है वो क्रिएट होना। मान लो, सुनो, मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं। दो एग्जांपल लूंगा, ठीक है? क्लासिकल एग्जांपल, दो एग्जांपल। सर ब्रेटली, पहला एग्जांपल, ब्रेटली ने इंडियन आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेके ऑस्ट्रेलिया में बिल्डिंग लिया। ब्रेटली ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेके ऑस्ट्रेलिया में बिल्डिंग लिया। सही है, क्या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है? सुनो, दो चीज है, या तो मैंने पीआरआई का समझा दिया। पीआरआई का सुनो, एसेट और लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सब पहला पेज, क्या ब्रेटली पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है? यस, पीआरओआई है। उसके एसेट्स और लाइबिलिटी क्या इंडिया में क्रिएट हुए? यस। ये जो लोन लिया ना, लोन लाइबिलिटी, ये इंडिया में क्रिएट हुआ। तो यस, ये लोन लाइबिलिटी है ना, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। बट इसने जो प्रॉपर्टी लिया ना, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि ब्रेटली पीआरओआई, प्रॉपर्टी बाहर में, तो भैया लिंक ही नहीं है। बाहर, सुनो सिंपल लॉजिक सुनो, पीआरओआई के लिए इंडिया में कोई एसेट लाइबिलिटी में चेंज आना, या पीआरआई के लिए इंडिया के बाहर किसी एसेट लाइबिलिटी में चेंज आना। अब मैं बोलूं सेकंड एग्जांपल, तो यहां पे दो ट्रांजेक्शंस है। लोन जो ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है? मतलब मैं बताऊं तो बैंक से लोन आ रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन करके, ठीक है? जनरली मत पीछे पड़ना सर, सही गलत है, ठीक है? तो ऐसे लोन आ रहा, आपके बैंक में पैसा आ गया, प्लस आपका लोन का क्रेडिट लाइबिलिटी बढ़ गया, तो क्रेडिट डेबिट हो गया। एक ट्रांजेक्शन ये हो गया। तो यस, इसके लिए तो आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि लोन आपका एसेट और लाइबिलिटी दोनों में से कोई आपका इंडिया में क्रिएट हो रहा है। किसका? पीआरओआई का। तो यस, ये तो आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। बट प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के रेजिडेंस वाले हो, पीआरओआई हो, ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो ये पीआरओआई नहीं है, ये आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीआरओआई के कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है? जो इंडिया में एसेट्स लाइबिलिटी में चेंजेस हो रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, सचिन, ठीक है? अब सचिन तेंदुलकर ने क्या किया? लोन लेके आईसीआईसीआई से लोन लेके ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट लिया। सर लोन लिया पीआरआई ने, तो सर लोन लिया, लोन मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हुई। क्या सर पीआरआई, देखो पीआरआई के लिए क्या है? पीआरआई के लिए कैपिटल ट्रांजेक्शंस क्या है?
बाहर में एसेट लाइबिलिटी में चेंज आया। सर लोन तो लिया, बट सर लोन इंडिया से लिया, तो लोन रिगार्डिंग ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है। बट यस, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रॉपर्टी लिया ना, फ्लैट लिया ना, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बाहर क्रिएट हुई। तो नॉर्मल बताता हूँ, नॉर्मल समझाऊँ, PRI के लिए एसेट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया, ये बैलेंस शीट वाले होते हैं एसेट लाइबिलिटी, ठीक है। और PRY के लिए एसेट या लाइबिलिटी इन इंडिया, उल्टा, मतलब फॉरेनर के लिए अगर इंडिया में कुछ एसेट लाइबिलिटी बनता है या इंडिया वाले के लिए फॉरेन में कोई एसेट लाइबिलिटी बनता है, तो यस, दिस इज नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, डेफिनेशन तो एक बार गो थ्रू करते हैं। मीन्स आर ट्रांजेक्शंस विच अल्टर्स, अल्टर मतलब चेंजेस द एसेट, या मतलब क्रिएट मतलब कुछ, अल्टर मतलब कुछ भी है, चेंज मतलब कुछ एसेट आया तो चेंज हुआ, चेंजेस समझो, जो एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट इंपैक्ट आ रहा है। इंक्लूडिंग कंटीजेंट लाइबिलिटी को भी क्रिएट होता है, वो भी चल लेंगे, ठीक है। ये कंटीजेंट लाइबिलिटी याद करने के लिए याद रखना, किसका किसका आउटसाइड इंडिया, किसका इंडिया से बाहर, किसका किसी PRI का, मतलब PRI का इंडिया से बाहर हमने देख लिया, या और एसेट लाइबिलिटी इन इंडिया, एसेट लाइबिलिटी इंडिया बना किसका, PRY का। तो यही चीज है ना, यही चीज तो देखा हमने, PRI का कहा, PRI का कहा इंडिया से बाहर, आउटसाइड इंडिया एसेट लाइबिलिटी, या PRI का कहा इन इंडिया एसेट लाइबिलिटी। यही होता है क्या, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सर ये तो सिंपल है। सर नाउ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस क्या होता है? सर कुछ नहीं, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस नहीं होते ना, वो हमारे करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस होते हैं। जैसे मैंने उसको बैलेंस शीट इफेक्ट समझा ना, जहां पे बैलेंस शीट में हमारा एसेट लायबिलिटी आता है, तो ये हमारा P&L इफेक्ट होता है। मतलब जो आप खर्चे करते हो ना, नॉर्मल डे टू डे रूटीन खर्चे करते हो ना, यहाँ पे आपकी एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस होते हैं। सब एग्जांपल, ये डेफिनेशन लिखा दो, ट्रांजेक्शंस, अ ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होते वो हमारे क्या होते हैं, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शंस अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे आपके एग्जांपल लिखो, इतना ही है सर। अभी शेड्यूल्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में क्या बोला, 20-25 पेज ही आपका फॉर फेमा बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एग्जांपल्स क्या हो गया, एग्जांपल सुनो, डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस बट फॉर अब्रॉड पर्पस। सर अब ये मतलब नहीं है कि ये सचिन तेंदुलकर है, इसने क्या किया, बस का पैसा दिया, बस का पैसा दिया कहाँ जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, दिल्ली में था मुंबई जाने के लिए। तो ये नहीं, डे टू डे रूटीन ट्रांजेक्शन से खर्चे नहीं, या मान लो बिजनेस में क्या किया, सेल परचेस का कुछ दिया तो भाई मुंबई में बिजनेस नहीं, अब्रॉड पर्पस, मतलब सचिन तेंदुलकर अपने मतलब बेटे को पैसे भेजता है जो अब्रॉड में रहता है, वो वाला। तो कहीं ना कहीं PRI अब्रॉड पैसे भेज रहा है मेंटेन करने के लिए बच्चों को, या नॉर्मल बिजनेस का ट्रांजेक्शंस कर रहा है, बट अब्रॉड बिजनेस ट्रांजेक्शंस कर रहा है, उसके लिए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। इंडिया में भैया PRI नहीं होता है। और ट्रांजेक्शंस जो अदर देन कैपिटल है, जहां पे कोई एसेट्स लायबिलिटी में चेंज नहीं आता, और जो डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस करते हो ना, बट फॉर अब्रॉड पर्पस। अब इंडिया में इंडिया में खर्चे कर रहे हो भैया, फिर ये करंट अकाउंट नहीं हो, करंट अकाउंट फेमा के नजर से देखो, ठीक है, जो फॉरेन में खर्चे कर रहे हो। एग्जाम्पल और क्या, एग्जाम्पल ही मेन है इसमें करंट अकाउंट में, रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट, स्पाउस, रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। क्या इंडिया में, मतलब आप दिल्ली में हो और अपने पापा मम्मी का ख्याल रख रहे हो जो मुंबई में, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं। रेमिटेंस देना है, लिविंग एक्सपेंसेस देना है, घर का खर्चा उठाओ, बिजली बिल दो, खाने का बिल दो, राशन दो, ऑल दो, पेरेंट्स का दो, स्पाउस का दो, चिल्ड्रन का दो, बट रिसाइडिंग अब्रॉड, जो बाहर रहते हैं, तभी तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब होगा, ठीक है। तो भाई इंडिया में होके इंडिया के पेरेंट्स का देखभाल रख रहे हो, ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस नहीं है। इंडिया में होके बाहर वाले पेरेंट्स का ध्यान, मतलब बाहर में जो पेरेंट्स रहे उनका ध्यान, बाहर स्पाउस रहे उनका ध्यान, या चिल्ड्रन का ध्यान रख रहे हो, तभी वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस में आएगा, ठीक है। थर्ड देखो, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ फॉरेन
ट्रैवल एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रैवल एंड मेडिकल ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, हु रिसाइडिंग अब्रॉड। ठीक है, एक में क्या था, एग्जांपल देखो, एक तो क्या था डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस अब्रॉड वाले, तुम अपने कर सकते हो यहाँ पे, अपने डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस, अपना बस का किराया फॉरेन का, अपना खाने पीने खर्चा कर सकते हो, या तुम इंडिया में होके लिविंग एक्सपेंसेस कर रहे हो, किसके किसके मेंटेन कर रहे हो, अपने पिताजी का, अपने मम्मी जी का खाने पीने का खर्चा, स्पाउस का खर्चा, चिल्ड्रन खर्चा जो बाहर रुके हुए हैं, उसके लिए वो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होंगे। थर्ड क्या है, तुमको भी मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो अपने पेरेंट्स को, सपोज मान लो हॉस्पिटल की बिल है, बाहर कोई अच्छा हॉस्पिटल है, उसका पैसा उठा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो अपने पेरेंट्स रिगार्डिंग, या फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो जो रिसाइडिंग अब्रॉड, जो मेडिकल पेरेंट्स जो बाहर जा रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, उनके रिगार्डिंग कोई मेडिकल आ गया 40,000 का खर्चा, $40,000 का, तो यस आप दे सकते हो मेडिकल पेमेंट, वो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से, बिकॉज यहाँ कोई भी एसेट्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे P&L एक्सपेंसेस टाइप के चक्कर है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये P&L इफेक्ट होता है करंट अकाउंट। या आप फॉरेन ट्रैवल करने जा रहे हो, उसके रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंसेस है, वो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होंगे। ठीक है, और चौथा क्या, बिजनेस रिगार्डिंग पेमेंट इन रिलेशन टू अदर बिजनेस सर्विसेज, नॉर्मल अदर बिजनेस सर्विसेज रिगार्डिंग कोई भी पेमेंट करते हो, सेल परचेस, तो ये आपका P&L इफेक्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होता, लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता, तो यस बिजनेस सर्विस रिगार्डिंग आप सेल परचेस कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो यह भी आपका करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस होंगे। यहाँ तक आपका होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है सर, एक चीज बता देता हूँ, बोरोइंग, आपने बोरोइंग लिया, ठीक है, एग्जाम्पल सुन लो, नोट डाउन करना हो कर लेना, नोट इंपॉर्टेंट नोट लगा के। तो ऊपर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होंगे, आपके पेरेंट्स के खर्चे, आपके खुद के खर्चे, आपका फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस, पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस, या बिजनेस के जो नॉर्मल डील्स होते हैं सेल परचेस के, वो सारे क्या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। कैपिटल क्या है, PROI के लिए इंडिया में एसेट्स लायबिलिटी, या PRI के लिए इंडिया के बाहर एसेट्स लायबिलिटी। ठीक है, अब सुनो कुछ इंपॉर्टेंट लिख लो, बोरोइंग, अगर कोई बोरोइंग कर रहा है, कोई PRI इंडिया के बाहर बोरोइंग कर रहा है, तो सर वो क्या होगा, करंट होगा कि कैपिटल होगा? सर बोरोइंग मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट हुआ, यस PRI के लिए अगर इंडिया के बाहर लायबिलिटी क्रिएट हुआ तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब लायबिलिटी पे जो इंटरेस्ट आया, बोरोइंग का कुछ इंटरेस्ट होगा ना, 6%, 8%, 6%, 8% जो इंटरेस्ट है ना, ये आपका करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, ये याद रखना बस। बोरोइंग नॉर्मल क्या है, बोरोइंग से क्या होगा, PRI का एक लायबिलिटी क्रिएट होगा, बट उस बोरोइंग पे आप जब इंटरेस्ट पे करोगे, सपोज मान लो 1 करोड़ है बोरोइंग अमाउंट एट द रेट 9%, तो जो 9 लाख रुपए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्या ये करंट अकाउंट है, कैपिटल है? सर ये इंटरेस्ट जो है ना, ये करंट अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट आपको कोई एसेट्स और लायबिलिटी थोड़ी ना क्रिएट कर रहा है, इंटरेस्ट तो आपका एक्सपेंस हो रहा है, P&L इफेक्ट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो P&L इफेक्ट होता है ना, वो आपका करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, और जो बैलेंस शीट इफेक्ट होता है आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार क्वेश्चन देखना, इसके भी रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करते हैं, हम शेड्यूल्स पे आएंगे। तो आज की क्लास भी हम इसको 33 मिनट्स के रखते हैं, छोटे छोटे क्लास बना के 10 लेक्चर करके आपका फेमा का बूथ उतारेंगे हम। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भाई सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कहते नहीं है बड़ी दूर से आया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जाएंगे। तो भाई आए हो चैनल पे, सब्सक्राइब कर दो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लॉन्ग टिप्स चल रहा है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय।